हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पार्ट 6 वीडियो में, जिस पे हम एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के टोटल 3 पार्ट्स बने, क्योंकि एक पार्ट बनता तो बहुत लेंदी हो जाता, तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती इतने देर तक बैठ के चीज़ों को पढ़ना और समझना। तो इसलिए मैंने डिवाइड करके 3 पार्ट बनाया है। तो आज जो पार्ट 3 है इसमें हम पढ़ेंगे गाज़ियाबाद जो किंगडम थी उसकी डिक्लाइन कैसे हुई, फिर घुरिद किंगडम की कैसे राइज हुई, फिर एंट्री ऑफ मोहम्मद घुरी इन इंडिया, उन्होंने किस तरह से एंट्री मारी, और टेरन बैटल क्या है, किस तरह से किस के बीच किन लोगों के बीच बनी, और तुर्किश कॉन्क्वेस्ट इनटू गंगा वैली इसके बारे में देखेंगे। फिर कजेस ऑफ डिफीट्स ऑफ राजपूत्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले और एक बात बता दूं कि मेरे जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जो पार्ट 1 एंड 2 है इसमें मैं डिटेल्स में गजनी किंगडम के बारे में, गाजियाबाद के बारे में बताई, और राजपूत के बारे में भी मैं अच्छी खासे एक वीडियो पार्ट 2 में बना चुकी हूँ। तो अगर आपको उस वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे तुर्कीज कैसे नॉर्थ इंडिया में कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या होता है, गाजियाबाद किंगडम धीरे धीरे करके हमारे इंडिया में घुस के पंजाब रीजन को कॉन्क्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदूज आर एट वर्क। तो तभी आप लोगों को पता है, जब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ राजपूत के बारे में, फिर गाजियाबाद के बारे में, जब हमारे जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पर्टिकुलरली साइड था इंडिया का, तब वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं रहते थे। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पे रहते थे, बहुत सारे हिंदूज रहते थे, और उनको सही किंगडम जो थी वहाँ पे भी वो हिंदू रूलर थे। तो इसी गोविंद चंद्र थे उनमें। तो इसी वजह से तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदूज थे, वहाँ पे मुस्लिम नहीं थे। लेकिन वो जो गाजियाबाद वाले थे वो पर्टिकुलरली पर्शियन लैंग्वेज को कैरी करते थे, पर्शियन कल्चर जो कि मुस्लिम कल्चर उसको कैरी करते थे। तो इसी वजह से जब गाजियाबाद कन्क्वेस्ट हो गया पंजाब में, तो धीरे धीरे मुस्लिम कल्चर एंट्री करने लगा इंडिया में। तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदूज और मुस्लिम इन दोनों में मतलब कुछ रिलेशनशिप बनने लगी धीरे। देखिए एक साल में या फिर एक साथ एकदम से कुछ नहीं हुआ था, धीरे धीरे बन के एक अगर नया कल्चर आ रहा है तो हमें उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे कि देखिए हमारे कंट्री में वेस्टर्न लोग आकर ब्रिटिश सर आके 200 साल हमें राज करते थे। तो इसी वजह से आज तक भी धीरे धीरे वो जाने के बाद भी हमारे वेस्टर्न कल्चर को हम धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे हैं, और आज आप लोग कह सकते हैं बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह जब गाजियाबाद किंगडम पंजाब के अंदर आ गया, तो धीरे धीरे करके मुस्लिम कल्चर के साथ कुछ लोगों की तालमेल पड़ने लगी, को कुछ लोग उसे अडॉप्ट करने लगे। तो इसी वजह से मुस्लिम और हिंदू के मध्यम में एक रिलेशनशिप बनने लगा। तो एक बात मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे जो गजनविद किंगडम की जो मोहम्मद थे वो इंडिया में कन्क्वेस्ट कर रहे थे, उनकी 2 रीजन्स थी। 2 रीजन्स की वजह से वो कर पाए। पहले तो ये है लेयर ऑफ प्लंडर। तो उनको प्लंडरिंग बहुत पसंद थी। वो जहाँ भी जाते थे तबाही मचाते थे, लूट-पाट करते थे। तो वो लूट-पाट करके वो जितने सारे वेल्थ कलेक्ट करते थे वो उसको लेकर अपने कंट्री में जाते थे, क्योंकि उनको नन जो तुर्किश के नन मुस्लिम तुर्किश थे उनके साथ भी लड़ाई करनी थी। अपने सोल्जर्स को बढ़ानी थी, सोल्जर्स को की डिमांड को फुलफ़िल करनी थी। उनको ताकत देंगे तो ही तो वो लड़ पाएँगे ना। तो इसी वजह से वो डिफरेंट रीजन में प्लंडरिंग करते थे। तो लेयर ऑफ प्लंडर एक बहुत बड़ी रीजन थी। इसकी वजह से वो गंगेटिक वैली को प्लंडर करने लगे और रेड करने लगे, और राजपूताना स्टेट जो थे वो भी मोहम्मद के सक्सेसर ने प्लंडरिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि तभी ना इंडिया बहुत एक रिच कंट्री थी और बहुत सारे गोल्डन वगैरह टेम्पल्स वगैरह बहुत ही रिच थी। इसी वजह से प्लंडरिंग वो कर रहे थे। तो सेकंड बात ये हो गया कि मुस्लिम ट्रेडर्स वर अलाउड इन द कंट्री सिंस दे हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटिंग इंडियाज ट्रेड विद सेंट्रल एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज, thus इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द स्टेट्स। तो मुस्लिम ट्रेडर्स को इसलिए अलाउ किया जा रहा था तब, जितने सारे राजा थे और जितने सारे रूलर्स थे उनके द्वारा, क्योंकि मुस्लिम ट्रेडर्स एक ही मात्र थे जो कि
हमारे जो कंट्री के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे थे बाय ऑगमेंटिंग इंडिया ट्रेड विथ सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्रीज। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, वो कंट्री के साथ, और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो कि थी इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, उस कंट्री के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। तो इसी वजह से उनको वेल्थ, तो हमारी इकोनॉमिक स्टाटस बढ़ेगा, हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमी स्ट्रेंथ होगा, इसके वजह से उनको अलाउ किया गया था। इसी वजह से उनको मतलब सिंपल हो गया ये सब चीज़ें करने में। सम मुस्लिम कॉलोनी स्टार्टेड स्प्रंग अप इन सम टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे वो कॉलोनी बनाकर बसने लगे मुस्लिम्स लोग। और नंबर ऑफ मुस्लिम्स रिलीजियस प्रीचर्स, जिनको सूफीज कहा जाता था, केम टू पंजाब। तो धीरे धीरे इसके साथ साथ मुस्लिम सूफीज, क्योंकि हर एक धर्म में कुछ सूफीज होते हैं, आई मीन प्रीचर्स होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण प्रीचर्स हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट धर्म में उनके मॉन्क प्रीचर्स थे, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में जो प्रीचर्स थे उनको सूफीज कहा जाता था। तो इसी वजह से वो धीरे धीरे आने लगे हमारे इंडिया में थ्रू पंजाब। फिर सूफीज जो थे वो प्रीस्ट गॉस्पेल ऑफ लव, फेथ एंड डेडिकेशन टू गॉड। वो उनका जो प्रीच कर रहे थे कौन सी चीज़ को, मतलब कौन कौन सी चीज़ पे वो बिलीव रखते थे। गॉस्पेल ऑफ लव, लव में गॉड के ऊपर फेथ दिखाओ, डेडिकेशन दिखाओ, वो सबको वो कैरी करते थे, स्प्रेड करते थे। वो इसी वजह से ये सब चीज़ें हिंदूज को भी इन्फ्लुएंस्ड करने लगी। लाहौर बिकेम द सेंटर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लाहौर जो थी पाकिस्तान की, वो अरबिक एंड पर्शियन, अरबिक पर्शियन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, ये मुस्लिम कल्चर ही है, लेकिन मुस्लिम की ये जो अरबिक एक कल्चर है, डिफरेंट कल्चर, और पर्शियन एक डिफरेंट कल्चर है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में मैंने शायद पार्ट 1 में पढ़ाई थी, तो वो आप थोड़ा जाकर देख लेना। Lahore became the center of Arabic and Persian language and literature. Towards middle of 12th century, another group of Turkish tribesmen who were partly Buddhist and partly pagan shattered the power of the सेल्जुक तुर्क। ठीक है, तो 12th सेंचुरी के मिडिल में एक अनदर तुर्किश ट्राइब्समैन की राइज हुआ, जिन्होंने पार्टली बुद्धिस्ट थे, पार्टली पेगन थे, और उन्होंने एक सेल्जुक तुर्क को जन्म दिया। एक डिफरेंट टाइप ऑफ तुर्कीज वहाँ पे राइज किए, जिनको सेल्जुक तुर्क बोला गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे जाने से पहले एक बार हम इस मैप को देख लेते हैं। मैप में देखिए, यहाँ पे जो मिडिवल हिस्ट्री चल रहा था 1000 से लेकर 1200 एडी तक, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सेंट्रल एशिया में ये हो गया वेस्टर्न एशिया, जहाँ पे सुल्तानेट ऑफ ख्वारिजिम एम्पायर चल रहा था। यहाँ पे इराक, ईरान, ये सब कंट्री में ख्वारिजिम जो किंगडम थी वो राज कर रही थी। ये हो गया हमारा कश्मीर इंडिया की, और तिब्बतन किंगडम्स एंड ट्राइब्स, ये हो गया तिब्बत, इसको हम नहीं चाहते। अब देखते हैं यहाँ पे घुरिड सुल्तानेट। घुरिड सुल्तानेट के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। घुरिड एम्पायर, सुल्तानेट और ख्वारिजिम एम्पायर कहाँ कहाँ है। ये थोड़ा हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ इंडिया, कितना बड़ा एम्पायर देखिए, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, फिर ये थोड़ा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एरिया में फैली हुई थी घुरिड सुल्तानेट। तो आगे जाकर देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान लगा लीजिए, चांडेलास होते हैं, ये सब राजपूत है। कुमारापुरा ये नेपाल एरिया है। सोलंकीज यहाँ पे होते हैं। जादवस, कालाचुरीस, ईस्टर्न गांगेस, काकटियास, ये सब थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। तो इसमें इसके बीच क्या हुआ, इन द वैक्यूम 2 न्यू पावर रोज टू प्रोमिनेंस। तो बीच में 2 पावर, इसके बीच जब ये सब चल रहा था तो 2 पावर रोज किए। एक हो गया तो ख्वारिजिम एम्पायर बेस्ड इन ईरान, इराक, ईरान, ये सब जगह में ख्वारिजिमी एम्पायर रोज राइज होने लगा। उसके बाद घुरिड एम्पायर बेस्ड इन घूर इन नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान। ये जो घुरिड एम्पायर हुआ तो वो धीरे धीरे राइज करने लगा गजनाविड किंगडम के बाद कि उसके साथ साथ। तो घुरिड एम्पायर, द घुरिड्स हैड स्टार्टेड एज भेसल्स ऑफ गजनी बट हैड सून थ्रोन ऑफ देयर योक। तो उन्होंने गजनी के भेसल्स के हिसाब से काम कर रहे थे। उनके से जो क्या बोलते थे, फ्यूडेटरी या फिर उस तरह की कुछ वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से वो काम कर रहे थे गजनी के लिए। तो धीरे धीरे वो गजनी को साइड कर दिए, उनको थ्रो कर दिए, क्योंकि मोहम्मद के बाद गजनी में उतना स्ट्रॉन्ग कोई रूलर नहीं था। तो उन्होंने उनको थ्रो करके वहाँ पे घुरिड्स रिप्लेस कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने राज्य को एक्सटेंड करने लगे। द पावर ऑफ घुरिड्स इंक्रीज्ड अंडर सुल्तान अलाउद्दीन।
अलाउद्दीन सुल्तान के अंडर में घुरिड एम्पायर बहुत ही राइज करने लगा। हु अर्न द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बर्नर, वर्ल्ड बर्नर के हिसाब से उनको माना जाता था। कौन थे वो? सुल्तान अलाउद्दीन। बिकॉज ड्यूरिंग द मिडिल 12th सेंचुरी ही रावेज्ड गजनी एंड बॉर्न इनटू द क्राउन। मोहम्मद के डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, सुल्तान अलाउद्दीन ने गजनी को रावेस्ट करके उसको एकदम से जला दिया, मतलब राख कर दिया उन्होंने, तो एकदम मिटा दिया गजनी एम्पायर को। द राइजिंग पावर ऑफ द खुरेजमी एम्पायर सिवियरली लिमिटेड इन द सेंट्रल एशियन एम्बिशन ऑफ द घुरिड्स। तो उन्होंने तभी यहाँ पे घुरिड्स की एम्पायर चल रही थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और धीरे धीरे उन्होंने एक्सटेंड कर रहे थे इंडिया में, और तभी जो इराक, ईरान, उस जगह पे सेंट्रल एशियन और वेस्टर्न एशियन में ख्वारिजिम एम्पायर धीरे धीरे राइज हो रहा था। खुरासन व्हिच वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू वाज सून कनकोर्ड बाय ख्वारिजिम शाह। खुरासन एक जगह था जो कि इस दोनों जगह के बीच में पड़ रहा था, तो उसको ख्वारिजिम शाह ने काबू कर लिया अपने। तो दिस लेफ्ट नो ऑप्शन फॉर द घुरिड्स बट टू टुक द एक्सपेंशन टुवर्ड्स इंडिया। तो उसके बाद ये घुरिड्स एंड ख्वारिजिम जो एम्पायर था, इस दोनों एम्पायर के बीच ख्वारिजिम जो एम्पायर था वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और पावरफुल था। इसी वजह से उन्होंने धीरे धीरे करके, इतना पावरफुल था तो इस दोनों के बीच में एक बफर जोन आता था खुरासान, और खुरासान को उन्होंने काबू में जो कर लिया, उसके बाद घुरिड एम्पायर वहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो पाई। इसी वजह से वो इंडिया की तरफ ध्यान लगाना पड़ा उसको, इंडिया की तरह एक्सपेंशन करने लगा। तो इन 1173 शहाबुद्दीन मोहम्मद, जिनको मोहम्मद घुरी के नाम से भी जाना जाता था, वो घुरी एम्पायर के, घुरिड एम्पायर से बिलोंग करते थे, असेंडेड द थ्रोन एट गजनी। उन्होंने गजनी में थ्रोन असेंड किया। तो उसके बाद ही कनकोड मुल्तान एंड उच्च, मुल्तान को कनकोड किया। अटेम्प्टेड टू पेनेट्रेट गुजरात, गुजरात में घुसने की कोशिश की, बट गुजरात रूलर रूटेड हिम इन द बैटल नियर माउंट आबू एंड मोहम्मद वाज लकी इन एस्केपिंग। देखिए तभी क्या हो रहा था, राजपूत स्टेट्स हमने पढ़ा था, मोहम्मद के बाद ना धीरे धीरे राजपूत स्टेट भी राइज होने लगी, उनके पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो जानने लगे किस तरह से, मतलब देखिए, आप अगर आपके अंदर कोई इन्वेशन हो रहा है, मतलब आपके एरिया में अगर कोई दूसरे लोग एंटर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाते हो कि उनकी कल्चर क्या है, उनके मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, किस तरह से वो रहन सहन है, किस तरह से वो मतलब दिन में दिमाग इंटेंशन रखते हैं, वो सब ना धीरे धीरे जान रहे थे हमारे राजपूत। तो धीरे धीरे वो पावर उनकी राइज कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू दैट मतलब वो इन्वेजन जो लोग होते थे, तुर्क के हिसाब से वो अपने आप को भी स्ट्रांग कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने गजनी एम्पायर को तो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दे पाए, लेकिन धीरे धीरे घुरिड एम्पायर को वो रेजिस्टेंस देने लगे। इसी वजह से जो मोहम्मद थे, मोहम्मद घुरी, वो डिफीट हो गए। पहले वो जब गुजरात के अंदर आने लगे, तो वहाँ पे वो जो राजपूत थे, वहाँ पे वो माउंट आबू में उनको रेजिस्ट किया, बैटल में हराया, और मोहम्मद वो लकी थे, वो वहाँ पे एस्केप कर गए। लेकिन फिर क्या हुआ, 1119 में ही कनकोड पेशावर। तो धीरे धीरे एक बार कोई वो इतने स्ट्रांग थे कि कुछ साल फिर से रिस्टोर कर लिया अपने पावर को, और कनकोड किए करने लगे पेशावर, लाहौर, सैलाकोट, एंड वाज पॉइज्ड फॉर द थ्रस्ट टुवर्ड्स दिल्ली एंड गंगेटिक दोआब। तो धीरे धीरे वो कन्क्वेस्ट करने लगे, कनकोड करने लगे, और पहुंचे दिल्ली तक, और गंगेटिक दोआब को भी ट्राई किया कनकोड करने के लिए। मीनवाइल तब क्या हुआ, चौहान पावर हैड स्टडीली ग्रोइंग। आपको पता है, हमने पढ़ा था, चौहान, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो चौहान रूलर भी बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। डिफिटेड एंड किल्ड लार्ज नंबर ऑफ तुर्क्स, उन्हें भी बहुत सारे तुर्क्स को हराया था। उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, जिसको दिल्ली का बोल रहे थे तब, तोमार से दिल्ली का को तो कैप्चर किया। द एक्सपेंशन ऑफ चौहान पावर टुवर्ड्स द पंजाब ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द गाजियाबाद रूलर्स ऑफ द एरिया। वहाँ पे आप लोगों को पता है, पंजाब में गाजियाबाद रूलर थे, क्योंकि मोहम्मद के सन वहाँ पे प्रेजेंट थे, वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो चौहान ने क्या किया, धीरे धीरे दिल्ली जब कनकोड कर लिया, तो गाजियाबाद के साथ उनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे बैटल ऑफ टेरन। बैटल ऑफ टेरन कब तक आता है, क्यों आता है? बैटल बिटवीन मुजिदुद्दीन मोहम्मद एंड पृथ्वीराज। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ मुजिदुद्दीन मोहम्मद, उनके साथ बैटल होने लगा। कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विथ राइवल क्लेम्स ऑफ
तावर हिंद, जिसको भटिंडा कहते थे पंजाब, ठीक है। गजनाविड किंगडम वहाँ पे आसपास था, और गजनाविड जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ गजनाविड रूलर के साथ, वो इट लीड टू द बैटल नेम्ड तरेन, ठीक है। तारेन में एक बैटल हुआ जो मुजीबुद्दीन मोहम्मद के साथ और पृथ्वीराज के साथ हुआ, और ये कंप्लीट हुआ तावर हिंद एक प्लेस को लेकर, जिसको आज प्रेजेंट डे भाटिंडा के नाम पे जाना जाता है। द बैटल वाज फॉट एट तरेन इन 1191। द घुरिड फोर्सेस वर कंप्लीटली रोटेड। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान इतना पावरफुल थे, वो जो घुरिड एम्पायर को कंप्लीटली डिफीट कर दिए। तो मोहम्मद लाइफ वाज सेव्ड बाय खालजी हॉर्समैन। तब क्या हुआ, जो मोहम्मद घुरी थे उनका लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उनको एक खालजी हॉर्समैन था उनका, उन्होंने सेव किया। तो पृथ्वीराज कनकोर्ड तावर हिंदा ऑल्सो अटेम्प्टेड टू आउट द घुरिड्स फ्रॉम द पंजाब। तो उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने तावर हिंदा को कनकोर्ड कर लिए, और घुरिड कैसे पंजाब से कंप्लीटली निकल जाए उसके अटेम्प्ट करने लगे, मतलब वो कोशिश करने लगे किस तरह से हम घुरिड को यहाँ से निकाल सके पंजाब से। तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए, मोहम्मद घुरी अगर वहाँ पे उनका मौत हो जाता या फिर डिफीट करके उनको बंदी बना लेते पृथ्वीराज, तो बात कुछ अलग थी। लेकिन तभी ना जो किंग्स वगैरह थे, रूलर वगैरह थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। और आपको पता है तुर्क, पर्टिकुलरली गजनविड, घुरिड, ख्वारिज्म, ये सब एम्पायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। वो जो रूलर इतने सारे जगह पे प्लंडरिंग कर रहा है, इतने सारे जगह पर वो तबाही मचा चुका है, क्या वो एक डिफीट से हार मानने वाला है? नहीं, नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद घोरी धीरे धीरे अपने पावर को, स्ट्रेंथ को वापस रिस्टोर करने लगे। तो मोहम्मद ने फिर से दोबारा 1192 में अपने जितने सारे कैवेलरी थे, हेवी कैवेलरी, अपने मेन जो आर्मी मैन थे 1,20,000 आर्मी मैन, और फुल्ली इक्विप्ड स्टील कोर्स और आर्मोर एंड 10,000 माउंटेड आर्चेस, 10,000 माउंटेड आर्चेस, उनके सारे जितने सारे स्टील कोर्स थे, आर्मोर थे, सबको लेकर फिर से बैटल करने के लिए आगे बढ़ने लगे। पृथ्वीराज हैज फील्डेड ए फोर्स ऑफ 3 लाख लार्ज कैवेलरी एंड 300 एलिफेंट्स। देखिए, पृथ्वीराज के पास अच्छा खासा लार्ज कैवेलरी था, लार्ज आर्मी मैन थे, और एलिफेंट्स वगैरह भी थी। लेकिन बात क्या हुआ कि वो एकदम से जो एक बार डिफीट होकर गया है, वो दूसरी बार वही गलती तो नहीं करेगा कभी भी। तो उन्होंने कोशिश की कैसे करके हम दूसरे तरह अटैक करें। तो वो पृथ्वीराज को जितने सारे वीकनेसेस है उनको ढूंढने लगे, क्या क्या उनके पोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सबको एनालिसिस करके फिर भी दूसरे बार वो अटैक करने लगे। इस बार पृथ्वीराज को इतना अंदाज़ा नहीं था कि जो मोहम्मद घुरी है वो इस तरह से अटैक करेंगे। उनके पास अच्छा खासा आर्मी थे, अच्छा खासा डिफेंस मैकेनिज्म थी, लेकिन क्या हुआ कि उनके पास उतना आइडिया नहीं था कि वो ये सब कर सकते हैं। द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फोर्सेस वाज प्रोबेबली ग्रेटर, बट द तुर्किश आर्मी वाज बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड। वो तुर्किश जो आर्मी थे वो बेटर ऑर्गेनाइज थे दैन इंडियन आर्मी। तो उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड नियर सरस्वती। पृथ्वीराज को कैप्चर कर दिया गया और वो डिफीट हो गए सरस्वती रिवर के पास। तो द तुर्किश आर्मी कैप्चर्ड फोर्ट्रेस ऑफ हांसी। जो गुरिड के एम्पायर थे उन्होंने हांसी फोर्ट्रेस को कैप्चर किया, सरस्वती एंड सामाना ये भी कैप्चर किया, और अजमेर को कैप्चर कर लिया। उसके बाद तोमर रूलर को, जो दिल्ली को रिस्टोर करके उन्होंने तोमर रूलर को सौंप दिया। फिर इट वाज मेड ए बेस फॉर फर्दर तुर्किश एडवांस इनटू गंगा वैली। तो इस दिल्ली को उन्होंने बेस बनाया, इस जीत को उन्होंने बेस बनाया कि इसके माध्यम से वो फिर गंगाटिक वैली तक जाने लगे। पृथ्वीराज की जो सॉन थी, उसके बाद पृथ्वीराज का तो शायद डेथ हो चुका होगा। उसके बाद पृथ्वीराज का सॉन वो मूव कर लिए राथामपुर को, और एक न्यू पावरफुल चौहान किंगडम को सेटल करने लगे। दस दिल्ली एंड ईस्टर्न राजस्थान पास्ट अंडर द तुर्किश रूलर। तो इसी तरह दिल्ली और राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट ये तुर्किश रूल के अंडर आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। तो हमने हमने अभी तक पढ़ लिया कैसे वो दिल्ली को तुर्किश रूलर ने कब्जा कर लिया, और दिल्ली और ईस्टर्न राजस्थान तक कैसे उन्होंने पहुंच लिया, और कैसे उनको कैप्चर करके वहाँ पे राज करने लगे। अब हम देखेंगे तुर्किश कॉन्क्वेस्ट गंगा वैली में कब कैसे पहुंचा, ठीक है। बिहार और बंगाल के बारे में अभी यहाँ पढ़ेंगे। बिटवीन 1192 एंड 1206
तुर्किश रूल वाज एक्सटेंडेड ओवर गंगा, जमुना दोआब एंड इट्स नेबरिंग एरिया। तो 1192 में हमारा सेकेंड बैटल ऑफ तेरेन हुआ था, जहाँ पे चौहान किंगडम जो पृथ्वीराज चौहान थे वो डिफीट हो गए। और उसके बाद से लेकर 1206 तक तुर्किस ने लगभग हर एक दोआब और उसके आसपास एरिया को कब्जा लिया, जैसे गंगा, जमुना दोआब और उसके आसपास एरिया। बिहार और बंगाल भी उन्होंने कब्जा लिया। तो आफ्टर टेरेन जो बैटल था उसके बाद मुजीउद्दीन क्या हुआ, मोहम्मद घुरी रिटर्न कर लिए गजनी को, लिविंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया इन द हैंड्स ऑफ हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे मोहम्मद घुरी के, तो उन्होंने मोहम्मद घुरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सब जितने सारे अफेयर्स था, इंडियन अफेयर्स था, सब सौंप दिया और उन्होंने चले गए गजनी को, क्योंकि वहाँ पे भी वेस्टर्न साइड से और सेंट्रल एशिया से काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था, ख्वारिज़मी एम्पायर से और तुर्किश नॉन मुस्लिम एरिया से उनके ऊपर प्रेशर रहा था, तो उसको भी देखना ज़रूरी था। यहाँ पे तो वो मतलब राज करने तो नहीं आए थे ना, वो यहाँ पे प्लंडरिंग करने आए थे, तो इसी वजह से इस तरह की सब काम होने लगा ना। 1194 में मुजीउद्दीन रिटर्न टू इंडिया। तो उसके बाद मुजीउद्दीन क्या किए, 1194 में इंडिया को रिटर्न किया और गहदबल किंग जो थे जयचंद्र एट चंदावार एक कन्नौज के आसपास एक जगह है, जहाँ पे वो जयचंद्र को गदवल किंगडम जो कि नॉर्थ इंडिया साइड में था, शायद वो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड की स्टेट में वो राज कर रहे थे, वहाँ पे उनको डिफीट किया और बनारस तक वो उन्होंने मूव किया। डिस्ट्रॉयड लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड टेरिटरी एक्सटेंड अप टू बॉर्डर्स ऑफ बिहार। तो धीरे धीरे वो वहाँ पे जितने सारे टेम्पल्स थे उस टेम्पल को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और धीरे धीरे बिहार की बॉर्डर तक मूव करने लगे। उसके बाद बैटल ऑफ टेरेन एंड चंदावार में गहदवल किंग वो डिफीट हुए थे और बैटल ऑफ टेरेन में चौहान किंगडम डिफीट हुआ था। ये दोनों चीज़ को आपको याद रखनी है। लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया। इसी दोनों बैटल के वजह से नॉर्थ इंडिया में तुर्किश रूल एस्टेब्लिश होने लगा। मुजीउद्दीन लिव्ड टिल 1206 एंड ऑक्युपाइड फोर्ट्स ऑफ बायाना एंड ग्वालियर। मुजीउद्दीन जो थे वो 1206 तक बच पाए थे, 1206 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने ऑक्युपाई किया था फोर्ट्स ऑफ बायाना एंड ग्वालियर। ऐबक ऑल्सो कनकोड, जो ऐबक थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव थे ना मुजीउद्दीन की, तो उन्होंने भी कनकोड किया था कालिंजर, महोबा, खजुराहो फ्रॉम चांदला रूलर्स, डिफीट किया था भीम थ्री को जो कि गुजरात के रूलर थे, और अनिलावर एंड अदर टाउन्स वे रावेस्ड एंड प्लंडर्ड। जितने सारे आसपास के एरिया थे वो सब एरिया को प्लंडर किया था और रावेस्ट किया था। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ, एक खालजी ऑफिसर थे जिनका नाम था भक्तियार खालजी। उन्होंने अपॉइंटमेंट हुआ था उनका इन चार्ज ऑफ सम एरियाज बियॉन्ड बनारस। तो आपने पढ़ा पिछले स्लाइड में, बनारस तक जो घुरिड थे वो कैप्चर कर लिए थे गहदबल किंगडम को डिफीट करके। उसके बाद जो बनारस तक उन्होंने मूव्ड किया, वहाँ पे भक्तियार खालजी को अपॉइंट किया, चार्ज देकर अपॉइंट किया वहाँ पे। ही मेड फ्रिक्वेंट रेड्स इनटू बिहार, अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड सम फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ऑफ बिहार, नालंदा एंड विक्रमशिला। उन्होंने क्या किया, जब वो मुस्लिम थे, मुस्लिम कैटेगरी के लोग, तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी बिहार तक उन्होंने एक्सटेंड किया, रेड करने लगे। और बिहार में तब बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क प्रेजेंट थी, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज प्रेजेंट थी, तो उसको बिहार, नालंदा, विक्रमशिला ये सबको डिस्ट्रॉय करने लगे धीरे धीरे। उन्होंने बहुत सारे वेल्थ को अक्यूमुलेट किया एंड बहुत सारे फॉलोअर्स को भी गैदर किया, क्योंकि उनका और एक जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम कल्चर भी स्प्रेड करना उनका और एक मोटिव था, जिसके वजह से उनको वो फॉलोअर्स भी गैदर करने लगे। ट्राई टू रेड बंगाल, उसके बाद बिहार के बाद वो बंगाल भी रेड करने के लिए ट्राई किया। रीच इंटरनल बंगाल इसलिए ट्राई किया क्योंकि तब बंगाल एक बहुत ही रिच स्टेट था, रिच इन इंटरनल रिसोर्सेज, जितने सारे इंटरनल रिसोर्सेज थी वो बहुत ही रिच थी इसके वजह से बंगाल, और वहाँ पे फॉरेन ट्रेड बहुत फ्लोरिश कर रही थी। तभी आपको पता है जो पाला किंगडम के बारे में, चोलो किंगडम के बारे में हमने पढ़े थे, तो वो बहुत सारे हमारे जो ईस्टर्न के एशिया के
साउथ ईस्टर्न स्टेट से सॉरी कंट्री है, वहाँ पे वो ट्रेड कर रहे थे, सी में ट्रेड कर रहे थे, नावल जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था वहाँ पे। तो इसी वजह से वहाँ पे फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके वजह से बहुत ही रेपुटेशन मिल रही थी बंगाल को और बहुत ही फैबुलसली रिच थी बंगाल स्टेट। उन्होंने बंगाल में एक सेना रूलर वहाँ पे राज कर रही थी, जिनको उन्होंने अटैक किया, जिनका नाम था लक्ष्मण सेना। वो बंगाल में रूल कर रहे थे। उनको उन्होंने अटैक किया और ऑल ऑफ ए सडन कैप्चर्ड ऑल ऑफ हिज वेल्थ एंड हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। उनकी वेल्थ के साथ साथ उनकी पत्नी और उनकी चिल्ड्रन को भी वो कैप्चर कर लिए। फुलिसली अंडरटूक एन एक्सपेडिशन इनटू ब्रह्मपुत्र वैली। तो उससे उनका मन भी नहीं भरा। बंगाल के बाद उन्होंने कोशिश की आसाम तक जाने के लिए। ब्रह्मपुत्र वैली से गुजरते हुए आसाम के अंदर वो रेड करना चाहते थे। तो उसके आसाम के साथ वो तिब्बत तक जाना चाहते थे। ठीक है, वो इंडिया के साथ साथ इंडिया में तो नॉर्थ में लूटपाट मचा लिया, ईस्टर्न साइड में भी लूटपाट मचा लिया। अब वो नॉर्थ की मतलब तिब्बत की तरफ जानने के लिए कोशिश कर रहे थे। बट ये मुगल नहीं, माघ रूलर्स एक है, सॉरी ये गलत में मुगल रूलर हो गया है। एक माघ रूलर के नाम पे रूलर थे, जो कि वहाँ पे राज कर रहे थे। उन्होंने आसाम से डिफीट आसाम को आसाम में वहाँ पे वो रूल कर रहे थे, उन्होंने उनको डिफीट किया। बख्तियार खिलजी वर एबल टू एस्केप बट हिज ओन अमीर स्टार्व टू हिम टू डेथ। बख्तियार खिलजी कोशिश कर रहे थे एस्केप करने के लिए, लेकिन उनको उस तरह से क्या हुआ था, जो माघ रूलर वहाँ पे थे, वो इन सब की जो काम था, जिस तरह से वो काम कर रहे थे, अख्तियार कर रहे थे, प्लंडरिंग कर रहे थे, ये सबको बहुत देर से नज़र कर रहे थे। तो जब उन्होंने कोशिश की आसाम के अंदर घुसने के लिए, ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर घुसने के लिए, उन्होंने एक जाल बिछाया वहाँ पे। वो एक-एक जगह ना खाली करने लगे। तो जब जो खिलजी वहाँ पे गुजरने लगे, खिलजी आर्मी, तो उनको लगा कि ये सब जगह खाली है, अब हमने बहुत आसानी से ये सब चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, एक-एक छोटी-छोटी सेना जाकर माघ रूलर की उनको अटैक कर रहे थे और खिलजी का कुछ हिस्सा आर्मी वहाँ पे आकर उनको रेजिस्ट कर रहे थे। तो रेजिस्ट करते-करते ना बहुत दूर तक आ जाते थे। तो इसी तरह ना उनकी आर्मी जो है, खिलजी आर्मी, वो धीरे-धीरे मतलब भटकने लगे, मतलब एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होने लगे, दूर-दूर जाने लगे। तो इसी तरह धीरे-धीरे उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ घटने लगी और एक वक़्त आया जहाँ पे खिलजी को डिफीट होने पड़ा। तो लेकिन वो बहुत लकी थे जो वहाँ पे एस्केप कर गए। बट हिज ओन आर्मी, उनके आर्मी की एक अमीर थी जो जिन्होंने उनको डेथ मतलब स्टाप कर लिया। छुरा घुस के उनको मार दिया। Aibak, Turkish and Khalji chief were trying to expand Turkish gains in North India. आइबैक जो थे और तुर्किश जो थे एंड खिलजी चीफ जो थी, उन्होंने हमेशा नॉर्थ इंडिया में तुर्किश गेन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। मुजिद्दीन एंड हिज ब्रदर्स वर ट्राइंग टू एक्सपांड द घुरिड एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। मुजिद्दीन और उनके जो ब्रदर थे, उन्होंने घुरिड एम्पायर को सेंट्रल एशिया में मतलब एक्सपांड सेंट्रल एशिया में उनकी एम्पायर को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मुजिद्दीन जो थे वो मेन रूलर थे और उनके जो ब्रदर थे वो किंग्स वगैरह थे, रूलर वगैरह थे। उन्होंने सेंट्रल एशिया में अपने हक जमाने के लिए कोशिश की, लेकिन उनके जो स्लेव्स थे, उनके जो अनदर चार्ज में जितने सारे ऑफिसर्स थे, वो सब नॉर्थ इंडिया में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया घुरिड एंड पावरफुल खुरिज्म एम्पायर। तो इसी दौरान घुरिड और ख्वारिज्म एम्पायर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन 1203 मुजिद्दीन डिफीट हो गए बाय ख्वारिज्म रूलर से उन्होंने वो डिफीट हो गए। उसके बाद तुर्क्स कंसंट्रेट देयर एनर्जीज ओनली इन इंडिया। उसके बाद सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में राज करने की कोई ख्वाहिश नहीं रह गई और कोई पावर भी नहीं रहे बचा तो उसके पास। उसके बाद उन्होंने इंडिया में अपना राज करने लगे, इंडिया में कंसंट्रेट होने लगे। द खोलकर्स, ए वार लाइक ट्राइब इन वेस्टर्न पंजाब। उसी दौरान वेस्टर्न पंजाब में एक ट्राइब था जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही वार लाइक ट्राइब था। मतलब वो खूनहार जो कहते हैं ना,
उस तरह की ट्राइब था जिनको खोकर बोला जाता था। तो उन्होंने कम्युनिकेशन कट कर लिया लाहौर और गजनी के बीच, क्योंकि वहाँ पे तुर्क की एंट्री उनको पसंद नहीं थी, वो नहीं चाहते थे तुर्क वहाँ पे राज करे, तो उन्होंने कट कर दिया कम्युनिकेशन को लाहौर और गजनी के बीच। मुजिदुद्दीन लेड हिज लास्ट कैंपेन इनटू इंडिया इन 1206 टू डील विथ खोकर्स। तो लास्ट डील उन्होंने 1206 में खोकर्स के साथ की, और वो उन्होंने खोकर को स्लॉटर किया बहुत सारा, और ऑन हिज वे बैक टू गजनी ही वॉज किल्ड बाय मुस्लिम। जब वो खोकर्स को कैप्चर करके और उनको स्लॉटर करके बहुत सारे वहाँ पे प्लंडरिंग करके रिटर्न कर रहे थे गजनी, तो बीच रास्ते में उनको एक मुस्लिम के द्वारा मार दिया गया। तो मुजिदुद्दीन मोहम्मद बिन सामज ऑफन बिन कंपेयर टू मोहम्मद ऑफ गजनी। जो मुजिदुद्दीन मोहम्मद, जिनका अलग नाम था मोहम्मद घुरी, उनको कभी कभी मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ भी कंपेयर किया जाता था। लेकिन देखिए क्यों कंपेयर किया जाता था? एज ए वॉरियर मोहम्मद गजनी वॉज मोर सक्सेसफुल दैन मुजिदुद्दीन। एज ए वॉरियर के हिसाब से मोहम्मद गजनी बहुत सक्सेसफुल थे, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में भी राज कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वो इंडिया में भी बहुत सारे प्लंडरिंग किए। लेकिन तभी क्या हुआ था, हमारे जो इंडिया में इतने कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं थे, स्ट्रॉन्ग राजपूत्स नहीं थे, उनके पास इतने सारे अच्छा खासा सब कुछ डिफेंस नहीं था, तो इसी वजह से वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उनके बाद, गजनी के बाद, सब कुछ चेंज होने लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगे राजपूत, तो इसीलिए मुजिबुद्दीन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला हर एक जगह में। हैविंग नेवर सफर डिफीट इन इंडिया, मोहम्मद गजनी इसी वजह से इंडिया में डिफीट नहीं हुए थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोई नहीं मिला था। लेकिन उनके बाद चौहान किंगडम बढ़ने लगा, गाहदबल किंगडम एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, तो सही किंगडम था, तो इसी वजह से उनको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने लगा मोहम्मद घरी को। ही ऑल्सो रूल्ड ओवर ए राज एम्पायर आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में भी जो मोहम्मद गजनी थे वो बहुत लार्ज एम्पायर को बिलोंग कर रहे थे, रूल कर रहे थे। बट मुजिदुद्दीन हैड टू कंटेंड विथ लार्ज एंड बेटर ऑर्गेनाइज स्टेट्स इन इंडिया देन मोहम्मद। लेकिन मुजिदुद्दीन ने हमारे इंडिया में जितने सारे कंट्री, जितने सारे स्टेट को उन्होंने कैप्चर किया था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो राज कर रहे थे। क्योंकि मोहम्मद गजनी का एक ही काम था, प्लॉन्डरिंग करना, लेकिन वो जो घोरी थे उनके प्लॉन्डरिंग के साथ साथ ये भी था कि मुझे राज करना है, मुझे एक जगह कैप्चर करना है और वहाँ पे राज करना है, ये भी था। इसी वजह से वो बहुत ऑर्गेनाइज स्टेट भी बना रहे थे। मोहम्मद एंड मुजिदुद्दीन नाइदर स्कल्प्टेड टू यूज द स्लोगन ऑफ इस्लाम for their purpose and to justify their plunder of India in Indian cities and temples in the name of religion। तो उनका और एक खासियत था कि वो दोनों जो थे वो कभी अपने इस्लाम धर्म को स्प्रेड करने के लिए स्लोगन कभी यूज़ नहीं किया। वो जो भी किया हमारे इंडिया में सिटीज़ और टेम्पल्स को प्लंडरिंग करने के लिए कर रहे थे इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब हम लास्टली देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया तुर्कीज कैसे इन्वेजन कर लिए हमारे नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में और गैंगेटिक वैली में। अब हम लास्टली पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट के कि क्या रीजन थी जिसके वजह से राजपूतों का डिफीट होने लगा हर एक जगह में। तो पहली पॉइंट ये है, द वीकनेस ऑफ द इंडियंस वेर सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस थी इंडियंस के अंदर, जिसके वजह से पहली रीजन थी जो राजपूत ज़्यादातर डिफीट होने लगे। द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म and that is rise of local landed elements and chiefs had weakened the administrative structure and military organization of Indian state। हमारे राजपूत क्या थे? क्लान थे। हमने पढ़ा था पिछले जो वीडियो था पार्ट 2, और वो जो क्लान थी, उन्होंने जो क्लान था वो हर एक क्लान में एक चीफ्स थे। तो जो चीफ्स थे वो अपने खुद के एक एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे थे और वहाँ पे अपने खुद की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे इंडिया में, और जो कि जिसकी वजह से वीकेंड होने लगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी। तो एक ही तरह की, जैसे तुर्क की एक ही तरह की स्ट्रक्चर था, एक ही तरह की उनकी मतलब स्ट्रैटेजी थी, उस तरह की कुछ नहीं थी हमारी इंडिया में। तुर्क डिड नॉट हैव एनी सुपेरियर वेपन्स एट देयर डिस्पोजल एज कम्पेयर टू द इंडियंस। इंडियंस के कंपैरिजनली तुर्क के पास उतना सुपेरियर वेपन्स कभी नहीं था। द तुर्क्स बोज कुड शूट आरोज टू ए लॉन्ग डिस्टेंस।
जो तुर्क की बोझ थी, उनकी जो धनु तीर थी, वो बहुत दूर तक आरोस जा रही थी, लेकिन इंडियंस की जो बोझ थी वो बहुत एक्यूरेट थी। इंडियंस जो थी, आपको पता होगा, आप महाभारत में पढ़े होंगे, अर्जुन जो थे वो बहुत ही कुशल धनुर्धारी थे। तो इसी वजह से, इसी तरह से जो इंडियंस थे वो बहुत ही कुशल धनुर्धारी थे और बहुत ही एक्यूरेटली वो सब कुछ टारगेट कर रहे थे, और बहुत डेडली भी थी वो, जो उनका जो धनुर्धारी जो थे वो बहुत ही डेडली थे, क्योंकि उनकी जो आरो हेड्स में एक तरह की पॉइजन डीप करके वो मार रहे थे। तो वो जिसको लग जाती थी वो वहाँ पे डेथ हो जाता था उसका। तो इसी वजह से बहुत ही वो तुर्क से काफ़ी एफिशिएंट थे। लेकिन क्या हुआ था, इन हैंड टू हैंड कम्बैट ऑफ इंडिया स्वॉर्ड वर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो क्या बोलते थे उनको, स्वॉर्ड से वो जो कम्बैट कर रहे थे, स्वॉर्ड से जो वार कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा था। इन द अगर कहा जाए तो वर्ल्ड में बेस्ट था। लेकिन इंडियंस के पास एलिफेंट भी था, एलिफेंट का एडवांटेज भी था, जो कि और कोई जगह पे नहीं था और किसी के पास नहीं था। लेकिन तुर्क के पास एक बहुत अच्छा था, उनका हॉर्सेस उनका एडवांटेज थे। वो जो हॉर्सेस थे वो बहुत ही स्विफ्टर थे एंड बहुत ही स्टडी थे, और वे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक रन कर रहे थे। आपको पता होगा, मैं एक बार बोल रही थी कि वो 200 किलोमीटर तक भी रन कर रहे थे एक दिन में, उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। और जो तुर्क्स भी थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट थे, जिसके वजह से राजपूतों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर रूलर्स हैड टू डिपेंड मोर ऑन वेरियस चीफ्स हु रेयरली एक्टेड इन कोऑर्डिनेशन एंड क्विकली डिस्पर्स टू देयर एरियाज आफ्टर बैटल। क्या हो रहा था, जो राजपूत थे, आपको पता है, डिफरेंट क्लान में डिफरेंट चीफ्स थे, ब्रदरहुड उनके बीच था, और इसके वजह से रूलर्स को हमेशा उन चीफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, और जिसकी वजह से और उस रूलर के बीच कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था, और बैटल होने के बाद ही इमिडिएटली बाद वो अपने अपने जगह पर चले जाते थे, जिसके वजह से उनको, राजपूतों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, चीफ्स को, रूलर को वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ट्राइबल स्ट्रक्चर ऑफ तुर्क्स and the growth of Ikta and Khalisa system enabled the Turks to maintain last standing army which could be kept in the field for a long time। एक सिस्टम था, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि इक्ता और खालिसा सिस्टम क्या है। जिस सिस्टम के तहत तो क्या होता था, तुर्क्स आर्मी जो है वो बहुत देर तक खड़ी रह पाती थी फील्ड में, और बहुत देर तक काम कर पाती थी। whereas Indians were not accustomed, सॉरी प्रोनाउंस प्रॉब्लम हो रहा है, टू मूव एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी व्हिच कुड कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड फाइंड। लेकिन इंडियन आर्मी थे, वो इतने कुशल नहीं थे इन सब चीज़ों में, बहुत देर तक खड़े होना, बहुत दूर तक ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें इंडियंस के बीच की बात नहीं थी। फिर और एक पॉइंट हो गया, राजपूत लैक स्ट्रैटेजिक विजन जैसे बनाते थे मुजियुद्दीन और मोहम्मद गजनी, ये सब बना रहे थे। राजपूत उस तरह की स्ट्रैटेजिक विजन कुछ अच्छा खासा नहीं था उनके पास। आफ्टर काबुल एंड लाहौर हैड fallen to the Turks, no concerted attempts was made by the Rajput to cover them। जब काबुल और लाहौर गिर गया, मतलब काबुल और लाहौर को तुर्क के द्वारा कैप्चर कर लिया, उसके बाद कोई राजपूत ने अटेम्प्ट नहीं किया उसको रिकवर करने के लिए, ये वीक रीजन था। तो उसके बाद क्या हुआ, दे पेड लिटिल अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ आउटसाइड, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया व्हिच हैड ऑफन प्लेड ए की रोल इन सर्विंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो राजपूत वगैरह थे वो अपने अपने राज्यों में खुश थे, उनको कोई मतलब इंडिया के अंदर ही वो खुश थे, वो नहीं जाना चाहते थे इंडिया के बाहर, या फिर दूसरे कोई कल्चर के साथ, दूसरे कोई कंट्री के साथ उनका झगड़ा हो, या फिर वहाँ पे वो कैप्चर करे, ये सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते थे। जो मोहम्मद घोरी और मुजियुद्दीन और या फिर मोहम्मद गजनी ये सब सोच रहे थे, और वहाँ पे अपने राज्य स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन हमारे जो राजपूत थे वो ऐसा नहीं सोचते थे, वो अपने जगह में खुश थे। इसी वजह से भी ये हमारे जो हिस्ट्री को चेंज करने में भी बहुत अहम हिस्सा निभाया। तो ये हमारा लास्ट है, इक्ता सिस्टम। खालिसा सिस्टम क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। A Turkish chief was allotted a piece of land as Ikta from which he could collect land revenue and taxes due to the state. In return, he had to maintain a body of troops for the service of the ruler। क्या होता था इक्ता सिस्टम में, जो तुर्किश चीफ था उसको जो कोई भी जगह पे जिसको चार्ज दिया जाता था उसको एक लैंड दिया जाता था, ठीक है। मतलब अगर कोई स्टेट में कोई रूलर किसी ऑफिसर को चार्ज दे रहा है, उस स्टेट को वो सौंप देता था, ताकि उस स्टेट से जितने सारे रेवेन्यूज मिलते थे वो उस चीफ के पास जाता था, ठीक है। और उसी इन रिटर्न क्या होता था, वो चीफ का ये जिम्मेदारी होता था कि वो
अपने तरफ से कुछ आर्मी रूलर को सौंपे जो कि उसको मतलब लॉयली उसके लिए वो काम करे, रूलर के लिए मेंटेन करता था एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स वो रूलर की सर्विस के लिए। द ग्रांट वॉज नॉट हेरिडेटरी, ये जो ग्रांट दिया जाता था चीफ तुर्किश चीफ को वो हेरिडेटरी नहीं होता था और जब सुल्तान की मन करे अपने हिसाब से वो इसको किसी और को भी दे सकता है। तो इस तरह की एकता सिस्टम होता था। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता था, ये सब हेरिडेटरी हो जाता था। तो खालिसा सिस्टम क्या है? द सुल्तान ड्रू रेवेन्यूज डायरेक्टली फ्रॉम पीस ऑफ लैंड व्हिच वर कॉल्ड खालिसा। दिस एनेबल्ड हिम टू मेंटेन ए लास्ट स्टैंडिंग आर्मी। तो अगर कोई सुल्तान चाहे तो किसी भी एरिया से डायरेक्टली वो रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकता है पीस ऑफ लैंड से, जिसको खालिसा कहा जाता है। और ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो डायरेक्टली जाता था अपने ट्रुप के पास, जितने वो जो स्टैंडिंग आर्मी है उसकी मेंटेनेंस के लिए वो ये सब करते थे। तो ये इसके साथ हमारा ख़त्म होता है ये एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इस चैप्टर का। तो फिर हम दिल्ली सुल्तानेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।